आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट 3 जो कि होने वाला है टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए। इसके पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बना चुके हैं, मैंने जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप उन्हें 40 क्वेश्चंस ना समझिए, आप उन्हें 40 कंसेप्ट समझिए। 40 कंसेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होने वाला है और यहाँ पर आज काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √15 + 2 √15 + 2 √15 अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज का आपको वैल्यू निकालना है। देखिए a + b √a + b √a कुछ इस टाइप से अगर आपके सामने सीरीज बनती है तो आप a को 2 ऐसे नंबरों में तोड़ें जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो a आए पर इनका डिफरेंस b हो। यानी इस सिचुएशन में आपको 2 नंबर ऐसे तोड़ने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 15 आए पर उनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो कौन से हैं ऐसे 2 नंबर? तो देखिए 15 के लिए 3 और 5 2 ऐसे नंबर है, बोलिए हाँ। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनके बीच का अंतर 2 भी है और अगर अंतर 2 है और सीरीज प्लस की है यानी आंसर होगा बड़ा वाला नंबर यानी 5। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगर यही सीरीज माइनस की होती तो आंसर होता छोटा वाला नंबर यानी 3। तो ध्यान रखिएगा अगर ये सीरीज माइनस की हो जाएगी तो जो छोटा वाला नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी क्लियर है बात समझ में? 6 + 6 + 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये भी कुछ इसी पैटर्न पर है, बस यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, इसीलिए हम ऐसे नंबर्स देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए पर उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पर जब 2 लिखा होगा तो आपको ऐसे नंबर देखने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या लिखा हुआ है। दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींचे जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, BC क्या है? एक चौड़ है, चौड़ यानी जीवा। बोलिए क्लियर है? ये है एक जीवा और ये जो CD है ये है एक स्पर्श रेखा यानी इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। आई होप आपको ये पता होगा। चलिए आगे क्या बोला हुआ है, एंगल AOC 118 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ACD निकालना है। देखिए ACD ये वाला एंगल निकालना है, O जो है वो आपका सेंटर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है सेंटर से अगर कभी भी मैं टेंजेंट को बनाता हूँ तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी मैं बोल सकता हूँ OCD एक 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं स्पर्श रेखा से अगर मैं सेंटर को जोड़ूंगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलिए क्लियर? यहां पर मुझे ये पता है कि इस ट्रायंगल में ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं AOC में ये और ये दोनों रेडियस हैं। दोनों रेडियस होने का मतलब दोनों बराबर हैं, यानी इनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। देखिए इस ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 होता है, इसमें से ये वाला अकेला एंगल 118 डिग्री का है। तो अगर मैं 180 में से इस 118 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये बचेगा 62। बोलिए क्लियर? अब अगर ये 62 है तो यानी ये दो जो बचे हुए एंगल्स हैं इन दोनों का सम 62 है, तो पर एंगल ये कितने का हो जाएगा? 31 का ये भी एंगल हो जाएगा और ये एंगल भी 31 का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन सा एंगल? ये जो छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, मुझसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है, आपको पता है ये टोटल 90 डिग्री है, इसमें से ये वाला पोर्शन 31 है, तो बताइए ये कितना होगा? ऑब्वियसली 90 में से 31 माइनस करूंगा तो 59 आएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है और कब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या लिखा हुआ है। जब धनात्मक संख्याएं ABC को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7, 10 शेषफल प्राप्त होता है। जब A + 2B + 5C को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर आप 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी भी जो रिमाइंडर है वो 13 या 13 से ज्यादा नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा या तो 13 से कम होगा या 13 से कम ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। बोलिए ये बात तो हम सभी को पता है। अब देखिए जैसा कि मुझे पता है A + 2B + 5C
को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, तो देखिए जब मैं a को डिवाइड करता हूं तो शेष मुझे कितना मिलता है 9, यानी जब मैं यहाँ डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 9, यहाँ करूंगा तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, यहाँ करूंगा तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 50। बोलिए क्लियर है। अगेन इन सारे नंबर को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 9 से तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल सकता है कितना 1। बोलिए ये समझ में आया, 13 से एक बार में जाएगा तो 1 बचेगा। चलिए आगे देखते हैं इसको, देखिए ये कितनी बार में डिवाइड होगा, तो देखिए ये होता है 39 और उसके बाद अगर आप जाएंगे तो सीधा सीधा ये आगे बढ़ जाता है 50 से। बोलिए क्लियर है। तो इस 50 को ही 13 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये कितना बचेगा 11। बोलिए क्लियर है। तो देखिए ये हो गया 11 और एक 12 और 12 और 9, तो ये होता है 21। बोलिए क्लियर है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 21 अगेन 13 से बढ़ा, यानी मुझे इसे फिर 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर काटूंगा तो कितना बचेगा 8। क्लियर, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, ऑप्शन डी 8 विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है रिमाइंडर के ऊपर। पिछले CHSL में भी देखा हमने और CGL में भी देखा और CGL मेंस में भी देखा। रिमाइंडर से आपको क्वेश्चंस देखने मिलने ही मिलने हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या लिखा हुआ है देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका HCF 15 है। दी गई शर्तों पर संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए युग्मों की संख्या निकालनी है आपको, नंबर नहीं निकालने हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दो नंबर्स जिनका योग 240 है, सपोज मैं बोल देता हूं x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई इसको बोलना गलत होगा, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और लिखता हूं HCF इंटू x, ये होगा हमारा पहला नंबर, और HCF इंटू वाई ये होगा हमारा दूसरा नंबर। सपोज इसको मैं n1 और इसे मैं n2 बोल देता हूं। अगर आपने एडवांस मैथ्स का कोर्स में थोड़ा भी LCM SCF मुझसे पढ़ा हुआ है तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है। तो चलिए, पहली संख्या होगी 15x और दूसरी संख्या होगी 15y, जहां पर x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इन दोनों का योग मुझे 240 बताया हुआ है। बोलिए क्लियर है। अगर मैं 240 को 15 से डिवाइड करूंगा, 15 से क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं n1 प्लस n2 करूंगा तो कुल मिलाकर मैं 15x प्लस 15y को ऐड कर 240 लिख रहा हूँ। बोलिए क्लियर है। इसमें से अगर मैं 15 कॉमन निकाल लूं तो x प्लस वाई कितना बचेगा, ये आएगा 240 के बराबर और x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 16। क्लियर है। अब मुझे ऐसी संख्याएं बताएं या ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, युग्म बन सकते हैं, जहां पर x और y की वैल्यू में कुछ भी कॉमन ना हो बट उनका योग 16 हो, जैसे 1 प्लस 15। बोलिए ये समझ में आया। इसी प्रकार 3 प्लस 13, इसी प्रकार 5 प्लस 11, इसी प्रकार 7 प्लस 9। अब इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तो वापस 9 प्लस 7 हो जाएगा, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 9 7 आपने ले चुका है। तो कुल मिलाकर यहां पर यही 4 युग्म संभव हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेयर लेते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा, जैसे 2 और 14 में 2 कॉमन निकल आया कि नहीं, तो मैं इस पेयर को काउंट नहीं कर सकता। यानी ऑप्शन है कितने पेयर्स हो सकते हैं, तो 4 पेयर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज भी। LCM HCF बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज इसे अच्छे से पढ़कर जाएं क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं होते, और भी बहुत सारी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का परिमाप क्रमशः 43.2 और 28.8 है। ट्रायंगल ABC, ये जो साइन है ये सिमिलर का है, सिमिलैरिटी का है, यानी समानता का है। ट्रायंगल DEF यानी ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है। DE बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी को पता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल AB और C, और अगर ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो यहाँ पर कुछ रेशियो बनता है। रेशियो क्या बनता है, जैसे AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू K। यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होगा, और क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा इसीलिए जितनी हाइट्स होंगी इनका भी करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होगा। जो पेरीमीटर होगा
उसका रेशियो भी सेम होगा, जो इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या है उसका रेडियस भी सेम होगा, और जो सर्कम रेडियस है उसका रेडियस भी सेम होगा या उनका रेशियो भी सेम होगा। तो इन सारी जितनी भी लेंथ बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं सभी का रेशियो सेम होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए साइड की बात की है कि अगर DE 12 सेंटीमीटर है, देखिए DE का मतलब कहाँ पर है, तो हम देख सकते हैं कि DE का मतलब यहाँ पर है। अच्छा, D किसके करस्पॉन्डिंग है, AB के। बोले ये बात क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो रेशियो AB और DE का होगा वही रेशियो इनके पेरीमीटर का भी होगा, और पेरीमीटर यानी परिमाप हमें दिया है कितना, 43.2 एंड 28.8 के। बोले क्लियर। इसको 12 से 2 बार काटिएगा तो ये आएगा 3 बार में और ये आएगा 2 बार में। 12 से 2 बार काटने पर या 144 से सीधा सीधा 3 बार और 2 बार भी काट सकते हैं। ये 144 का डबल है और ये 144 का ट्रिपल है, यानी ये रेशियो भी क्या होगा, 3:2 में। अब यहाँ पर अगर DE का रेशियो 12 दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ AB की लंबाई इजीली निकाल सकता हूँ। 2 की वैल्यू 12 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 18, यानी AB की वैल्यू कितनी आने वाली है, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये नहीं है कि आंसर क्या है, ध्यान ये रखिए कि जो रेशियो है वो किस किस के लिए सेम होता है। तो देखिए साइड्स के लिए सेम होगा, हाइट्स के लिए सेम होगा, पेरीमीटर के लिए सेम होगा, इन रेडियस के लिए सेम होगा, सर्कम रेडियस के लिए सेम होगा, लेंथ बेस्ड जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उन सब के लिए सेम होगा। एरिया बेस्ड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, एरिया 1 और एरिया 2, इनका रेशियो हमेशा के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी जो भी इनकी साइड्स का रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा इनके एरिया का रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक रेशियो यानी इनका वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, इनका वॉल्यूम रेशियो अगर मैं इसको 3D में बनाऊंगा तो वॉल्यूम रेशियो के क्यूब के बराबर होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखिएगा, मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं अपने कोर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 8, या मैं इसे 8/1 भी बोल सकता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, cot थीटा पूछा हुआ है, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 8/1। अब आप चाहें तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। वो कैसे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ऊपर आएगा 2 cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा 9/7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, इसी की वैल्यू तो पूछिए 9/7। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। बस सही अप्रोच पता होनी चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और बी, ए बी और सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। उनके निवेश का समय का अनुपात x:y:z है। यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो XYZ का रेशियो क्या होगा, यानी सिंपली आपसे समय का अनुपात पूछा है। देखिए मैंने आपको बताया था प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये क्या देगा मुझे, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ये क्या देगा मुझे, टाइम देगा। तो देखिए प्रॉफिट ए का कितना है, तो 45 है, बोलिए क्लियर है, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना था 5, तो ए के लिए टाइम आ गया 9, बी के लिए ये होगा 45/7, 42/7, ये कितना होगा 6 होगा। सी के लिए कितना होगा 28/4, ये कितना होगा 7 होगा। यानी टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी, बोलिए क्लियर है। तो इनका रेशियो क्या होगा 9:6:7, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगेन पार्टनरशिप का वीडियो अगर आपने देखा हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए सेकंड्स के बराबर हैं। ये मैं इतना लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको चाहता तो बिल्कुल मुंह जबानी भी बना सकता था। 5 से डिवाइड करूंगा ये 9 आएगा, ये 6 आएगा, और यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 7 आएगा। तो 9:6:7 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये तो बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है और फिर भी 5% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस देखे हैं तो बिल्कुल इजीली बन जाने चाहिए आपसे। मैंने वहां पर आपको एक छोटी सी चीज बताई थी,
चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं कि इसको इजीली बना कैसे सकते हैं। सपोज कोई सामान 100 रुपए का था, उस पर मैंने अंकित मूल्य लगाई 125 रुपए। बोलिए क्लियर है, 25% बढ़ाकर। फिर मैंने इस पर दिया डिस्काउंट और सामान को बेच दिया 105.5 पर। देखिए 5.5% का लाभ हुआ है। लाभ किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ये आपकी मार्क प्राइस है और ये आपकी सेलिंग प्राइस है। बोलिए क्लियर है। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो तो सीधा सेलिंग प्राइस पर ही निकलता है, ये 5.5% है, यानी सामान एक्चुअली बेचा कितने में? 105.5 पे। आपसे पूछा है कि यहाँ पर कितने परसेंट कम किया है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि पहले कम कितना किया है। कम कितना किया है कहने का मतलब देखिए 125 का उसने अंकित मूल्य लगाई थी और उसके बाद 105.5 पर उसने बेच दिया, तो कुल मिलाकर कम कितना किया? तो मैं बोल सकता हूँ 19.5 रुपए कम किया। बोलिए क्लियर है। इसका मुझे परसेंटेज निकालना है, पर ध्यान रखिएगा डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, यानी परसेंटेज भी मार्क प्राइस पर ही निकलेगा। तो ये हो जाएगा 19.5 अपॉन 125 इंटू 100। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। इसको 125 से डिवाइड करने का है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करने का है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 15.6%, यानी इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट दिया गया, बट्टा दिया गया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए दो ऑप्शन बहुत ही क्लोज थे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको जो एक्चुअल मेथड है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोलिए क्लियर है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना होगा? देखिए ब्याज कितना हो रहा है? राशि का 6/5 गुना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ऐसा ही कितना हो रहा है? प्रिंसिपल का 6/5 गुना। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको? तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से मैं निकाल सकता हूं कि SI और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो कितना आएगा? 6/5। यानी अगर मेरा प्रिंसिपल है 5 तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। समय कितना लगा वो नहीं पता, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और आपको यहाँ पर समय ही तो निकालना है। तो यहाँ पर क्या मैं सीधा PIT का फॉर्मूला नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट है 6, प्रिंसिपल है 5 इंटू देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, समय का पता नहीं, बटे में कितना लिखेंगे? 100। क्लियर है, 20 पंजे 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ईयर्स। कितना इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बस सही तरीका पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? मूल का 6/5। तो यहां से मैं रेशियो निकाल लूंगा और उसके बाद PIT के फॉर्मूले में रख दूंगा। बहुत ही सिंपल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि cos x माइनस वाई इक्वल्स टू √3/2। अब देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि cos x माइनस वाई √3/2 यानी cos की किस वैल्यू पर √3/2 आता है। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप सभी को पता है साइन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं साइन थीटा, तो 0, 30, 45, 60 और 90 पर होती है। बोलिए हाँ। तो 0 पर तो 0 होती है, फिर क्या आता है? फिर 1/2 आता है, फिर क्या आता है? फिर आता है 1/√2। बोलिए क्लियर है। फिर क्या आता है? फिर आता है √3/2। फिर क्या आता है? 1 आता है। और इसी को जस्ट रिवर्स करके लिख देता हूं तो cos थीटा बन जाता है। बनता है कि नहीं? ये 1 हो जाता है, ये √3/2 हो जाता है, ये 1/√2 ही रहता है, ये 1/2 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताइए कौन सी cos की किस वैल्यू पर √3/2 आता है? तो आप बोल सकते हैं 30 पर आता है। तो x माइनस वाई की वैल्यू मैं इजीली बता सकता हूँ 30 डिग्री होती है। तो देखिए साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/2 होता है और साइन x प्लस वाई 1/2 कब होता है? जब 30 होता है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू भी कितनी होगी? 30 ही होगी। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 2x इक्वल्स टू 60 मिलेगा, यानी x इक्वल्स टू 30। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि x की वैल्यू ही तो निकालनी थी। y की कितनी होगी? 0 होगी। कोई बड़ी बात थोड़ी है, 0 भी हो सकती है, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपसे y की वैल्यू पूछता तो आप क्या बताते? तब आप 0 बता रहे होते। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोलता है A और B एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, B अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A और B मिलकर
ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम कर सकते हैं, ए अकेला 18 दिनों में काम कर सकता है। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 36। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। तो देखिए अगर ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं जिसमें से ए अकेला 2 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी। अब मुझे बताइए 36 काम करने को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए बी अगर रोज 1 काम करता है तो 36 काम करने में 36 दिन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई होप इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में हर क्वेश्चन ही टफ आए। जनरली होता यह है कि 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे होते हैं जो आपसे बिल्कुल इजीली बन जाएंगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो। वो जो सारी मेहनत होती है वो सिर्फ उन 5 क्वेश्चंस के लिए होती है जो हम करते हैं कि ये क्वेश्चंस हमसे ना छूटें और हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन तो ऑन एवरेज सभी लोग बना लेंगे। सिलेक्शन उसका होता है जो इस 5 पर भी काम करके इसे भी अचीव करता है। बोलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 52 क्वेश्चन नंबर 52 है। 36 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, सेकेंड्स में बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले मैं 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करता हूं किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे, 5/18 का मल्टीप्लाई करके। बोलिए क्लियर है। ये इसे 2 बार में काटूंगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी रेलगाड़ी की खुद की चाल 10 मीटर पर सेकेंड की है, 25 सेकेंड में वो एक खंबे को पार करती है। यानी 25 इंटू 10, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो 10 इंटू 25, तो 250 मीटर की तो ये लेंथ हो गई किसकी, ट्रेन की। इसको मैं L1 बोल देता हूं। इसके बाद इसे 350 मीटर लंबे पुल को भी पार करना है, यानी L2 के केस में उसने 350 मीटर आपसे दिया हुआ है। बोलिए क्लियर। अब यहां पर देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 यानी ये हो चुका है 600 मीटर। और यहां पर आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की, तो ऑब्वियसली समय कितना लगेगा, 60 सेकेंड्स। या आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिनट में भी दे सकता था, फिलहाल सेकेंड्स में बोला है 60 सेकेंड। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। और ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने अगर वीडियोस देखी हुई हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपकी जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, चाहे अरिथमेटिक हो या जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं, उन सभी की पीडीएफ्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप पीडीएफ्स भी देख सकते हैं, उनको डाउनलोड करिए, उन्हें प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 5 संख्याएं थी, A, B, C, D, E और F। बोलिए क्लियर है। F आपके पास कितनी, ओके 6 हो गई, सॉरी। E तक आपके पास कितनी संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी। आपसे बोला है जो पहली संख्या है वो आगे की 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। योग का 3/4 मतलब अगर ये सपोज 4 है तो इसका 3/4, इसका 3/4 कितना होगा, तो 3 होगा। बोलिए क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताइए अगर ये संख्या 3 है और इन सारी संख्याओं का योग 4 है, इन सारी का मतलब B, C, D, E का योग 4 है, तो मुझे बताइए पांचों संख्याओं का योग क्या होगा, तो पांचों संख्याओं का योग होगा 7। बोलिए क्लियर। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इन 4 संख्याओं का योग अगर 4x है तो ये संख्या होगी 3x, तो इन सबका योग कितना हो जाएगा 7x। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 7x का मुझे एवरेज निकालना है। देखिए संख्याएं कितनी थी, 5, तो जब मैं इसे 5 से भाग करूंगा तो मुझे एवरेज मिलना चाहिए कितना, 56। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। इसे मैं काटूंगा कितनी बार में, 8 बार में, और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 40। x की वैल्यू जैसे ये 40 आई तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर आप x की वैल्यू रखेंगे तो आपको a मिल जाएगा, और यहां अगर आप x की वैल्यू 40 रखेंगे तो इन चारों संख्याओं का योग मिल जाएगा। आपसे क्या बोला है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताएं। तो आपको करना क्या है, इन 4 संख्याओं के योग को 4 से डिवाइड करना है, यानी इसे 4 से डिवाइड करना है।
जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा एवरेज के लिए x, और x की वैल्यू कितनी निकाली अभी 40। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बस इतने से कैलकुलेशन पे तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। बस आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। ये सीजीएल मेंस में भी पूछा हुआ है, मेंस में भी पूछा हुआ है, और सीजीएल प्री में भी पिछले साल पूछा हुआ था। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख के जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक ना एक मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक परीक्षा में गणित में 34% और अंग्रेजी में 42% असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 20% असफल रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत था। देखिए, बात समझने की कोशिश करिएगा, ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो सेट है। एक वो लोग हैं जो गणित में फेल हुए। गणित में फेल कितने परसेंट लोग हुए? 34% लोग गणित में फेल हुए। और इसके बाद अंग्रेजी में भी कुछ लोग फेल हुए। वो कितने थे? 42% लोग अंग्रेजी में भी फेल हुए। बोलिए क्लियर है? ये मैथ्स वाले हैं और ये इंग्लिश वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि ये फेल वाला हिसाब है तो मुझसे ये भी बोला गया कि 20% लोग दोनों में फेल हुए हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने क्लास में बोला कि वो बच्चे हाथ उठाएं जो मैथ्स में फेल हुए, तो ऑब्वियसली ये वो बच्चे भी हाथ उठाएंगे ना जो दोनों में फेल हुए। तो इस 34% में ये 20% भी शामिल है। अगर मैं इसमें से ये 20 घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 14%। और ये 14% वो विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल मैथ्स में फेल हुए हैं। बोलिए क्लियर? बात समझ में आ गई? इसी प्रकार अगर मैं यहां से 20 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 22। ये 22% वो विद्यार्थी हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल फेल ही कितने हुए, तो देखिए 14% केवल मैथ्स में फेल हुए, 22% केवल इंग्लिश में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए, यानी 14 + 20 + 22 कुल मिलाकर कितना हो गया? 56% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास कौन हुए हैं? बचे हुए 44%। 100% में से 44 ही तो बचे अब। तो 44% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था, बताइए कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए? तो 56। क्वेश्चन अगर ये पूछता ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो 14 और 22 36% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए। बोलिए, बात समझ में आ रही है? बस यहाँ पर शब्दों का फेर है और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं तो शहर की महिलाओं का प्रतिशत कितना है, या कितने प्रतिशत साक्षर हैं? देखिए, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं जिसमें से 60% मेल है, यानी मैं बोल सकता हूँ 600 तो मेल है। फीमेल कितने होंगे? 40%, यानी 400 फीमेल होंगे। इनमें से 20% साक्षर हैं। मेल्स में से 20%, मेल्स में से यानी 120 लोग तो यहीं से साक्षर निकल गए। फीमेल्स में से कितने होंगे? तो देखिए, आपसे बोला है पूरे कस्बे में 25% लोग साक्षर हैं, यानी इस 1000 में से 250 लोग तो ऐसे ही साक्षर हैं, जिसमें से 120 यहाँ है, तो यहाँ कितने होंगे? 130 होंगे। बोलिए, बात समझ में आई? क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहां पर मुझे क्या करना होगा? अब मुझे परसेंटेज निकालना होगा महिलाओं का। तो महिलाओं में साक्षर है 130, टोटल महिलाएं हैं 400, इंटू क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां से इसे काट लेंगे, कितनी बार में? 3 बार में काटेंगे। 4 × 12 10 बचेगा, फिर ये 32.5, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। कोई भी भारी कैलकुलेशन नहीं था, बस थोड़ी सी बात समझनी थी कि जो 25% है वो टोटल साक्षरता है, और ये जो 20% है ये पुरुषों में से है, यानी इस 60% का 20% 120। बोलिए क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% खर्च करता है। यदि आय में 10% की कमी होती है और व्यय में 20% की वृद्धि, बचत में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो एक आदमी 60% पहले ही खर्चा कर दे रहा था, यानी 100 रुपए में से वो 60 रुपए खर्च कर देता था, तो उसकी सेविंग कितने की थी? 40 की। ये बात समझ में आई? ये थी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। आगे बोला गया कि अगर उसकी आय 10% से कम हो जाए, आय 10% से कम हो गई यानी बची कितनी? 90।
खर्चे 20% से बढ़ जाएं, याद रखिएगा 20% जो बढ़ेगा वो इस 60 में से बढ़ेगा, यानी अब खर्चे कितने हैं, इसका 20% निकाल कर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 72। इसमें से अब अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा, ये बचेगा 18। तो मुझे बताइए कम हुआ या ज्यादा हुआ, तो सीधी बात है कम हुआ। बोले क्लियर। तो ये जो इंक्रीज वाले ऑप्शन है ये तो वैसे ही खत्म हो गए, अब बारी आती है डिक्रीज की। क्लियर। देखिए आधे से थोड़ा सा और कम हो गया, यही हुआ है ना, आधा कम होने का मतलब 50% और थोड़ा और कम होने का मतलब 55%, क्योंकि 88% तो नहीं हो सकता, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। और अगर आपको निकालना ही है तो चलिए निकाल लेते हैं। माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 22 कम हो गया, कितने में से, 40 में से। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 22/40 इंटू 100। बोलिए क्लियर है। ऐसा 0 में से 0 काटने का, फिर 2 से काटिएगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, फिर 2 से काटिएगा इसको ये 11 बार में, 11 पंजे 55% की कमी आएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इन टाइप के क्वेश्चंस मुझे कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां मैथ्स के सेक्शन में जाएं, आप पीडीएफ देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस वहां पर दिए हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करें, आपको मिल जाएंगी और वहां पर खूब प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी रेजिमेंट में अफसर और सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो अब अनुपात 1:13 हो जाता है। युद्ध के पहले अफसरों की संख्या क्या थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आपको ये क्वेश्चन इवन जब मैं आपसे वीडियो डिस्कस कर रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वहां पर भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले रेशियो क्या था, 3:31। बाद में रेशियो क्या हो गया, 1:13। ये क्यों हुआ, क्योंकि 6 अफसर कम हुए, 6 अफसर कम हुए और 22 सैनिक कम हुए। तो देखिए क्योंकि जब दोनों कम होते हैं तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर और इसका इधर, ये कितना होगा 39 माइनस 31, ये कितना आ जाएगा 8। बोलिए क्लियर। तो रेशियो में 8 और फिर यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 6 78 माइनस 22, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 56। तो अगर 8 की वैल्यू 56 तो 1 की वैल्यू 7, और अगर 1 की वैल्यू 7 तो 3 की वैल्यू, क्योंकि अफसरों का पूछा है तो अफसरों का रेशियो 3 था, तो 3 की वैल्यू 21 होगी, यानी अफसरों की संख्या पहले थी 21। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ क्रेजी जीके ट्रिक की यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट पर आपको मिलेगा मैथ्स का प्लेलिस्ट, और वहां पर आप रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे देख डालें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाया, कहाँ लगाया, कैसे लगाया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आप फॉलो तो करिए, एक बार पढ़ना तो शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या लिखा हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। अगर इनके खर्चों का अनुपात 1:2 है, वह प्रत्येक व्यक्ति 24,000 रुपए बचाता है, तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए रेशियो क्या था 2:3, खर्चे क्या थे 1:2। यहां पर भी एक कम हो रहा है, यहां पर भी एक कम हो रहा है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। उस एक की वैल्यू देखिए, यहां पर 2 में से 1 कम हुआ तो बचा कितना 1, 3 में से 2 कम हुआ तो बचा कितना 1। सपोज ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, आय में से अगर मैं खर्चों को माइनस करूंगा तो सेविंग आती है, दोनों की सेविंग सेम है। यहां पर भी 24,000 रुपए है और यहां पर भी 1 है, तो एक की वैल्यू अगर 24,000 रुपए है तो ऑब्वियसली आपने बोला ए की आय ज्ञात करे, ए ने 2 कमाए थे तो 24 दूनी 48,000 रुपए, ये ए की आय थी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन एकदम, न्यूमेरिकली कहीं पर भी कोई भी झोल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या लिखा हुआ है। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो काम को 20 आदमी पूरा करने में कितना समय लगाएंगे या कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 आदमी 10 दिन में एक काम करते हैं। आपसे पूछा है 20 आदमी कितने दिन में एक काम करेंगे। बोलिए क्लियर। काम दोनों का सेम है, काम दोनों का सेम है, तो मैं इक्वेट कर सकता हूं कि 15 इंटू 10 कितने के बराबर होगा, 20 इंटू डी के बराबर होगा। 0 से 0 काट लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी 7.5 डेज, यानी 7.5 दिन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैन इंटू डे इक्वल्स टू वर्क वाली इक्वेशन यूज की मैंने, बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन है, कुछ भी बहुत ज्यादा मैंने शॉर्टकट नहीं लगाया,
सिंपल तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो क्यों जबरदस्ती मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड करूं, है ना। जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल एंड स्वीट हो सके क्वेश्चन हम उतनी ही आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कितने मूल पर 2 वर्षों में 4% की वार्षिक दर से मिश्र धन 270.4 रुपए हो जाएगा अगर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से प्राप्त होता है तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोला है 4% की ब्याज दर है, क्योंकि चक्रवृद्धि रूप से है तो 4% का मतलब फ्रैक्शन में अगर मैं बोलूं तो होता है 1/25। बोलिए क्लियर है, यानी 25 पर 1 रुपए मिलना है, तो ये 25 से हो जाएगा 26 पहले साल। दूसरे साल क्या होगा कि ये 25 का स्क्वायर होगा, 25 का स्क्वायर होगा और ये होगा 26 का स्क्वायर। यानी अगर आपने 625 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 2 साल बाद ये कितने हो जाएंगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, इतने रुपए हो जाएंगे। बोले क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, आपको दिया है अमाउंट। आपको क्या दिया है, अमाउंट कितना दिया है 270.4। अगर 676 270.4 के बराबर है तो 625 इसका प्रिंसिपल है, यानी इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपल पहले डिवाइड करता हूँ, कितने से 270.4 को मैं डिवाइड करूंगा किससे 676 से। बोलिए क्लियर है, तो यहाँ पर मुझे एक पार्ट की वैल्यू मिलेगी 0.4। जैसे ही मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 0.4 मिलेगी। और अगर एक की वैल्यू 0.4 है तो मुझे बताइए जब मैं 625 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 0.4, कुल मिलाकर हो जाएगा ये 250। यानी अपना प्रिंसिपल कितना होगा 250। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का अपना एक अलग कंसेप्ट है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तभी मैंने उस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।